हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह स्टडी स्टैंड से। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट वीडियो से हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है पर्यावरण एवं धारणीय विकास। और पिछले वीडियोस में दो वीडियो में हमने धारणीय विकास के टॉपिक को स्टार्ट कर रखा है। धारणीय विकास क्या है, एक बार हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं कि धारणीय विकास का मीनिंग है विकास की ऐसी प्रक्रिया जो वर्तमान जरूरतों को पूरा करे, वर्तमान लोगों की, वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करे, लेकिन साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए कोई समझौता ना हो। यानी जो संसाधन वर्तमान पीढ़ियों के लिए उपलब्ध हैं वो भविष्य में भी रहें, जिसका सीधा सा मतलब है कि हमें संसाधन बचाकर कुशलता पूर्वक प्रयोग करने हैं, वेस्टेज नहीं करनी संसाधनों की, संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना, विवेकपूर्ण प्रयोग करना है, प्रदूषण रोकना है, ताकि देश का, संसार का पर्यावरण सही रहे। क्योंकि पर्यावरण सही रहेगा तो जीवन की गुणवत्ता भी बढ़िया रहेगी। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण को रोकना, संसाधनों का कुशल प्रयोग करना, ये सब बातें हमने धारणीय विकास की जरूरतों में बताई थी आपको। तो धारणीय विकास एक सिस्टम है, एक विकास ही है, लेकिन करना इस तरीके से है कि संसाधनों का कुशलतम प्रयोग होता हो, वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतें पूरी हों, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के साथ कोई समझौता ना हो। संसाधन जितने हमें मिलें उतने ही फ्यूचर जनरेशन को भी मिलने चाहिए। यह है धारणीय विकास। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत जैसे देश, भारत ही कहिए आप, वैसे किसी भी देश के लिए होता है, भारत के लिए भी है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली आपसे पूछा जाता है कि धारणीय विकास के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, या मैं आपको कहूं सीधा सीधा क्वेश्चन वाइज कहूं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन वाइज कहूं तो क्वेश्चन ये पूछता है एनसीईआरटी कि भारत में धारणीय विकास की रणनीतियां बताइए। यानी वो रणनीतियां जो सरकार ने अपनाई हैं, मतलब सरकार के द्वारा भारत में धारणीय विकास के लिए किस तरह के उपाय किए गए हैं, कौन सी रणनीतियां की गई हैं। आज का टॉपिक ये रहेगा कि भारत में धारणीय विकास की रणनीतियां, या कहिए कि सरकार द्वारा धारणीय विकास के लिए भारत में क्या उपाय किए गए हैं, ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो चलिए देखो, अब आप समझिए, बहुत आसान टॉपिक है। आपने पिछली क्लासेस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसको कर भी रखा है, तो ज्यादा डिटेल नहीं करने की जरूरत पड़ती है। छोटी छोटी बातों से अंदाजा लगा लिया जाएगा कि क्या करना है। कुल मिला के करना क्या है मैं आपको बता दूं, या सरकार ने किया क्या है पर्यावरण के लिए। पर्यावरण बचाने के उपाय हैं, सीधी सी बात कहें तो पर्यावरण बचाने के उपाय हैं, संसाधनों को बचाने के उपाय हैं, ताकि विकास चलता रहे, संसाधन समझदारी से प्रयोग होते रहें, बचे रहें भविष्य के लिए भी। तो भारत की सरकार ने जो उपाय किए हैं, या आपसे अगर सुझाव पूछे जाते हैं तो आपकी तरफ से भी ये सुझाव हो सकते हैं। सुझाव में हम लगा देते हैं ऐसा करना चाहिए, सरकारी उपाय में हम लिख देते हैं कि ऐसा सरकार कर रही है। तो हम चलते हैं, बताते हैं आपको एक एक पॉइंट करके। बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, याद रखिए। कुछ यहां मैं आपको बताऊंगा, कुछ आपकी तरफ से अपने आप भी अंडरस्टूड हो जाएंगे। तो क्या क्या उपाय किए जाते हैं धारणीय विकास के लिए सरकारों के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय किए गए। याद रखिए, हम कह सकते हैं कि भारत के लिए तो ये भारत की सरकार के द्वारा है। याद रखिए कि भारत की सरकार के द्वारा धारणीय विकास के लिए क्या क्या किया गया है। बहुत आसान पॉइंट्स हम शुरू करते हैं। जैसे नंबर 1 पॉइंट है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का प्रयोग। गैर परंपरागत, एक परंपरागत होते हैं, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, तेल हो गया, ये परंपरागत है। गैर परंपरागत मतलब नए स्रोत, आप इन्हें नवीन स्रोत भी कह सकते हो, और इन्हें आम नवीकरणीय भी बोल सकते हैं, हल्का सा अंदाजा लगा के, क्योंकि हमें संसाधनों की जरूरत है। परंपरागत संसाधन कोयला, लकड़ी, तेल, ये खत्म हो जाएगा, भविष्य के लिए नहीं बच पाएगा अगर तेजी से इसी तरह यूज होता रहे। तो सरकार की कोशिश है कि गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा दिया जाए, सरकार दे भी रही है। जैसे सौर ऊर्जा, सरकार की पूरी कोशिश है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि बिजली जो है
हमारे देश में 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है। थर्मल पावर स्टेशन है, 70% बिजली कोयले से बनती है। और इस तरह से अगर लगातार कोयला का यूज होता रहा तो एक दिन कोयला ही खत्म हो जाएगा, तो बिजली कहां से बनेगी। तो इसलिए सरकार दे रही है सौर ऊर्जा को बढ़ावा। आप देखिए सरकार सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए, पैनल लगाने के लिए अनुदान भी देती है। बड़ी बड़ी इमारतों पर आज के टाइम पर सोलर प्लांट लगे हुए हैं, सोलर गीजर को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोग बिजली में सोलर एनर्जी का यूज करें। आगे चलकर हो सकता है धीरे धीरे कार भी बने जो सोलर एनर्जी से चले, कहीं कहीं हो भी रहा है। तो सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरा जो चीज है वो है वायु ऊर्जा, विंड एनर्जी। जहां हवाएं तेज चलती हैं वहां पर विंड के थ्रू भी पवन चक्की लगाकर ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है। ये सब क्यों? ताकि कोयले की बचत हो, क्योंकि कोयला एक परंपरागत स्रोत है और बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है देश के विकास के लिए, देश की जरूरतों के लिए। तो अगर हम सौर ऊर्जा से बिजली बनाएंगे, वायु ऊर्जा से बिजली बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं थर्मल पावर में भी कोयले का यूज कम होगा, कोयले की बचत होगी। तो इसलिए सरकार का पहला जो रणनीति है, रणनीति इसीलिए बोला गया, स्ट्रेटेजी ये है कि देश में ज्यादा गैर परंपरागत स्रोतों का प्रयोग हो ताकि कोयले की बचत हो। दूसरा जो उपाय है वो ये है, देखो हमने आपको बताया पर्यावरण को नुकसान ग्रामीण क्षेत्र में बहुत होता है, क्योंकि गांव के लोग, गरीब लोग पेड़ काटते हैं बहुत ज्यादा और इस वजह से वन विनाश होता है और पेड़ लकड़ियां जलाते हैं तो प्रदूषण, वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी का प्रयोग बढ़ाया जाए, लोगों को एलपीजी सिलेंडर दिए हों। हम आपको यहां पर एक नाम बताते हैं, उज्ज्वला योजना। भारत सरकार ने, मोदी जी की जब से आए हैं उन्होंने ये शुरू की उज्ज्वला योजना। इसके अंतर्गत गरीब महिलाओं को एक सिलेंडर दिया जाता है, चूल्हा दिया जाता है फ्री में, ताकि वो प्रयोग करें एलपीजी गैस का। तो उज्ज्वला योजना के बारे में आप अपनी जानकारी बढ़ाइएगा, ये पूछी जाती है, ऐसी बात नहीं है। इसका क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में फर्स्ट टाइम जब इस सिलेबस में आया था तो इस पर पूछा गया था, उज्ज्वला योजना। तो ये गरीब महिलाओं को, गांव के गरीब महिलाओं को दिए गए एक एक सिलेंडर, चूल्हा फ्री में दिया गया ताकि वो लोग एलपीजी गैस को प्रयोग करें। इसी तरह गांवों के अंदर गोबर गैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। देखो गांव में गोबर बहुत निकलता है क्योंकि वहां पर पशुपालन बहुत होता है, गायें भैंस होती हैं और गोबर के साथ बिजली बनाई जा सकती है, गैस बनाई जा सकती है, गैस बन सकती है और वो गैस ऊर्जा में काम आती है, मतलब घर का खाना पकाने में काम आती है। सरकार ने गांवों को अनुदान दिया है कि वो अपने यहां पर गोबर गैस प्लांट लगाएं। दो बातों का फायदा होगा इससे, एक तो गोबर का निपटारा हो गया, कचरे का निपटारा देखा जाए तो। दूसरी चीज, उस गैस से ऊर्जा की पूर्ति हो गई, सस्ती हो जाती है, गोबर गैस सस्ती होती है, तो गोबर गैस सस्ती भी है, गांव के लोगों को गोबर गैस मिलेगी, एलपीजी मिलेगी और दोनों से ही वायु प्रदूषण पर नियंत्रण आएगा और वन विनाश पर भी रोक लगेगी। तीसरी चीज है, दो इकट्ठे मैं आपको बता सकता हूं, जैविक कंपोस्ट खाद और जैविक कीट नियंत्रण। हमने ये पढ़ा कि भारत के अंदर खेती करने के लिए केमिकल का यूज होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, उर्वरकों का यूज होता है जो केमिकल से बने हैं। जैविक केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज होता है, कीट नियंत्रण का यूज होता है। अब ये जो है, जो जैविक कीट है, जैविक कंपोस्ट है, ये इसका रिप्लेसमेंट है। रासायनिक खाद, रासायनिक जो कीटनाशक हैं, ये भूमि के उपजाऊपन को खराब करते हैं, आपको बताया, उपज को अस्वास्थ्यकर बनाते हैं। समझ आई बात कि नहीं? क्योंकि हम सुनते हैं कि भाई ये खाने को धोना चाहिए, ये करना, जिस पे दवाइयां डली होती हैं। तो रासायनिक कीटनाशक जो है नुकसानदायक है हमारे लिए, और फिर वो मिट्टी पर भी पड़ते हैं। जैसे उर्वरक जो होते हैं रासायनिक, वो मिट्टी पर पड़ते हैं तो उनकी उपजाऊ शक्ति कम होती है। तो सरकार ने इस वजह से जैविक कंपोस्ट खाद
और जैविक कीट नियंत्रण। जैविक कीट नियंत्रण जो होता है, नीम से तैयार होते हैं कीटनाशक। और जैविक कंपोस्ट आपने पढ़ा होगा, वो केचुए से कूड़े कचरे के अंदर गड्ढे में डालकर और उसमें केचुए डालकर उससे खाद बनाई जाती है। तो वो उस तरह की खाद के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है सरकार। हम इन दोनों को कह सकते हैं कि सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही। जैविक खेती में यही होता है कि सरकार जो है जैविक कंपोस्ट खाद, जैविक कीटनाशक, इनका प्रयोग बढ़ाने के लिए लोगों को, किसानों को प्रेरित करती है। क्योंकि अगर ये सब होगा तो निश्चित तौर पर रासायनिक खाद का प्रयोग कम होगा, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम होगा, तो अल्टीमेटली पर्यावरण को फायदा होगा, भूमि का जो प्रदूषण है वो कम होगा और लोगों को, स्वास्थ्य को भी फायदा होगा। तो इस तरह से सरकार का ध्यान जो है जैविक खेती को बढ़ावा देने की ओर है। इसके अलावा अगला पॉइंट हम ये करते हैं कि सरकार की एक कोशिश है कि पर्यावरण के, यातायात के जो संसाधन हैं वो संसाधन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यातायात के सार्वजनिक साधन का मतलब होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे। देखो, लोग गाड़ियां यूज कर रहे हैं। प्रदूषण क्यों है? वायु प्रदूषण। लोग अपनी गाड़ियों का बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। एक आदमी है, पूरी कार लेकर निकलता है। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहन है। तो उन वाहनों की रफ्तार को कम करने के लिए, मात्रा को कम करने का एक उपाय यह है कि सार्वजनिक यातायात साधनों का लोग प्रयोग करें। लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो यातायात के सार्वजनिक साधनों को प्रयोग करें, जैसे बसेस, लोकल ट्रेन। और मैं आपको कहूंगा यहां पर एक खास है, जैसे कि आप दिल्ली में देखते हो कि मेट्रो को बनाया गया है। आज के टाइम पर मेट्रो जो है 15 से 20 शहरों के अंदर स्थापित की जा रही है। क्यों? ताकि पब्लिक जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करे। जनता अगर इन सार्वजनिक साधनों का यूज करेगी तो अपनी गाड़ियों का यूज कम होगा और इससे वायु प्रदूषण पर रोक लगेगी। हालांकि मैं साफ साफ बताऊं आपको कि ये इतना आसान नहीं है। लोग गाड़ियां यूज बहुत ज्यादा करते हैं और सार्वजनिक यातायात साधन बड़े कम मात्रा में हैं। तो सरकार की लेकिन कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग बढ़ाया जाए, ताकि कि जो है वायु प्रदूषण में थोड़ी कमी आए। और एक चीज बताना चाहूंगा यहां पर, जैसे सरकार की कोशिश है कि जो स्वच्छ ईंधन है, स्वच्छ ईंधन को भी बढ़ावा दे रही है सरकार। स्वच्छ ईंधन जैसे कि CNG, स्वच्छ ईंधन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि CNG का प्रयोग हो, ताकि वायु प्रदूषण में थोड़ी कमी आए। इसके अलावा और पॉइंट पर करते हैं बात, जैसे सरकार कचरे के निपटारे पर भी ध्यान दे रही है। देखो, आप कई जगह पर जहां बहुत कचरा निकलता है, कचरे के पहाड़ बनने हैं दिल्ली जैसे शहरों के अंदर, इन कचरे को निपटाकर इनसे अलग अलग, इनका गीला कचरा, सूखा कचरा अलग करके उनको रिसाइकलिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। आप देख रहे हो प्लास्टिक की रिसाइकलिंग हो रही है और जितने भी कचरा निकल रहा है उसकी रिसाइकलिंग हो रही है। यहां तक कि जो गीला कचरा निकल रहा है, कई शहरों के अंदर उस गीले कचरे का निपटारा करके उससे मिट्टी बनाई जा रही है और उस मिट्टी का आगे यूज किया जा रहा है। राख निकल रही है यहाँ पर, उससे थर्मल पावर स्टेशनों से उस राख से ईंटें बनाई जा रही। कहीं ना कहीं जो कचरा निकल रहा है, सरकार की कोशिश है कि उस कचरे को भी यूजेबल बनाया जाए, उससे कुछ ना कुछ बनाया। जैसे कचरे से खाद भी बनती है, कचरे से आजकल मिट्टी बनाई जा रही है, कचरे से रिसाइकलिंग हो रही है। कई कचरे वाले जो चीजें हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया और जो चीज लोहा हो गया, उनको रिसाइकिल करके यूजेबल, दोबारा यूजेबल बनाया जा रहा है। तो इस तरह से सरकार की कोशिश जो है कचरे का निपटारा करने की है, क्योंकि कचरा भी अब्जॉर्ब नहीं होता है तो पर्यावरण को नुकसान होता है। इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है, छोटे हाइड्रो पावर। कई जगह पर पानी से भी बिजली बनाई जा रही है, जिसे हम हाइड्रो प्लांट कहते हैं, मिनी हाइडल प्लांट कहते हैं। छोटे छोटे प्लांट लोकल बिजली पूर्ति के लिए छोटे छोटे बांध बनाकर हाइड्रो पावर लगाकर पानी से भी बिजली बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे भी कोयले की बचत होगी और साथ साथ बिजली की जरूरतें भी पूरी होंगी। और एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे जरूर बात डिस्कस करूंगा अब,
और वो ये आगत कुशल तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा। आगत कुशल तकनीक क्या है? देखिए, हमने आपको यह बात बताई है कि देशों में साधन हैं, साधनों का कुशलता पूर्वक प्रयोग करना है, यही है धारणीय विकास। साधनों का कई बार वेस्ट हो जाता है क्योंकि तकनीक अच्छी नहीं होती है, साधन लगते ज्यादा हैं, उत्पादन कम होता है। तो कोशिश ये की जा रही है, इसका मीनिंग ये है आगत कुशल तकनीक की। आगत क्या कहते हैं? इनपुट, यानी कि जो हमारे संसाधन हैं जिनका प्रयोग होता है उत्पादन के लिए, और उनके लिए कुशल तकनीक का प्रयोग हो, मतलब उनका यूज कुशल तकनीक से अगर होगा तो दो बातें आती हैं। कैसे? कुशल तकनीक से साधन का यूज कम होता है, उत्पादन ज्यादा होता है, यानी प्रति इकाई चीज बनाने में साधन कम यूज हो। आप जानते हो कि तकनीक जितनी अच्छी होगी लागत उतनी कम आएगी। लागत कम आने का मतलब यही कि आगत भी कम यूज होगी, साधन भी कम यूज होंगे और उत्पादन उनसे ज्यादा होगा। यही मतलब है कि साधन का कम प्रयोग हो, उत्पादन अधिकतम हो। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ही तो चाहिए, तो ऐसी तकनीक से करो ना जो साधन का यूज कम करे, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है। हमें विकास करना है, साधन बचाने हैं, बनाना तो है, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा बनाइए, लेकिन तकनीक प्रयोग करनी है ऐसी जो साधनों का कम प्रयोग करे, यानी साधन सीमित मात्रा में प्रयोग हो और उत्पादन ज्यादा हो, ऐसी तकनीकों को बढ़ावा देना है। तो ये 8-9 पॉइंट मैंने आपको बताए भारत सरकार की धारणीय विकास की रणनीतियां। कुछ आप अपनी तरफ से भी देखते हो, सोच सकते हो कि क्या क्या सरकार के द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए किया जा रहा है, विकास की प्रक्रिया के अंदर भावी पीढ़ियों को भी सब कुछ मिले, इसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है, वो सब कहलाती हैं धारणीय विकास की रणनीतियां। तो ये हमारा यहाँ पर लेसन जो है पूरा कंप्लीट भी होता है। और आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।